आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास हिंदी की 3rd चैप्टर है गंधखंड का भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक भाषण है, तो आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी इस चैनल से कराया जाएगा। और किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि यह देश है भारत। मैक्स मुलर जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से जो पूरी तरह से सुसज्जित देश है, तो इसका यदि आप नाम पूछेगा तो इसका नाम आएगा अपने भारत देश का। भारत जहाँ भूतल ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो और कांट जैसी दार्शनिकों को अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी ये बेमनन के योग्य हैं, तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे तो संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही कि अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। यानी कि इसमें मुख्य रूप से भारत के बारे में बताया गया है। वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से यह समझ आएगा और आपको क्वेश्चन आंसर करने में और इसका ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों का अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सच्चे भारतीय लोगों को भेंट कहाँ हो सकती है, तो यहाँ इसका आंसर होगा ग्राम में, यानी कि शहर में। ऑप्शन में शहर भी रहेगा, ग्रामीण रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा ग्रामीण। दो 3,000 वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आगे की ओर देखेंगे। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हो तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आगे देखते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलबाड़ी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। आगे की ओर देखते हैं।
यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान ही हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से माती भी बनी है। भारत का यह निबांत काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यहाँ पे जो भी आप टॉपिक पढ़िएगा मुख्य रूप से भारत के ही बारे में दिखाया गया है और भारत के ही बारे में बताया गया है। आगे की ओर देख, यदि आप पुरातन प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के लिए आनंद अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघन की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा परंतु देखिएगा आप लोग। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, पुरानी, मैकेडोनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का जनरल गवर्नर था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था। यह जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में कितने बार भी कई बार पूछा गया है तो यहाँ से पूछा जाए कि दारिस नामक सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स ने अपना मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के वह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसको गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। जब वारेन हेस्टिंग्स को यह सिक्का मिला तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के यहाँ इस सिक्के को भिजवा दिया ताकि उनको यह सब उपहार के रूप में भेजवा दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को, क्योंकि वह अपने आप को उदार व्यक्ति प्रमाणित करना चाहते थे। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। और जब वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के पास इस सिक्के को भिजवाया तो कंपनी ने इसका कोई महत्व भी नहीं दिया और उस सिक्के को गलवा दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी और जब वारेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड गए तो उन्होंने देखा कि यह स्वर्ण मुद्राएं को गला दिया गया है। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में भी कभी नहीं होने देंगे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया। किंतु बावजूद इसके भी कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं।
नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि किस कथाओं के अध्ययन के कारण भारत के नवजीवन का संचार हुआ है, तो इसका आंसर नीति कथा हो जाएगा। क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। यानी कि अनेक साधनों से यहाँ नानाविध का मतलब हुआ अनेक। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु वहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलिस में मिलती है। ये शेर की खाल में गधा का कहावत है, यह क्रेटिलिस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम नेवले या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु एक चूहे को देखने की तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्टेटस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई। जो आप लोगों ने सुना हुआ शेर की खाल में गधा, इस प्रकार की जो भी है चूहे और नेवला, ये सभी दंत कथा के रूप में दंत कथा है। तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई, बाइबिल यहाँ पे बाइबल दिया गया, बाइबल में कही गई वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। वहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकार 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद हो गए। इस शाहनामा के रचनाकार थे 10वीं-11वीं सदी में इनका रचना हुआ था। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरण तत्वों के विकास और क्षय के संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ साथ
यूनानी, पूची, हुन, अरबी, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का ही सुयोग प्राप्त हो सकता है। यहाँ से आगे की ओर देखते हैं। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में अनेक इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षेमान रूप या प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। जो भारत है वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यहाँ शरण स्थली है। भारत में पारसियों का जो धर्म है का एक नाम है जरथुस्त्र। जिनका जन्मभूमि भारत में ही है। आपको ये वीडियो अभी कैसा लग रहा है नीचे अभी कमेंट करके बताइए। तो अब इसके आगे देखते हैं। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व कोई बात हो अथवा कानून बनाने की बात, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसले, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में आवागमन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने पाठ की प्रचुर परिमाण में पढ़ने को अवसर मिल सकते हैं। यहाँ पे भारत के बारे में कितनी ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है जो कि हम भारतीयों को इस पे गर्व होना चाहिए। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में या यूँ कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्मरूप की पहचानने में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं खड़ा जा सकता। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का,
दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाज व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहे, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी। जितनी भी यहाँ पे बताया गया है सब ही भारत में मौजूद है, क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। इससे आगे की ओर देखते हैं। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचना कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए थी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस